मेघवानी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस साल पेश किए गए बजट को क्रोनी केंद्रित और छोटे उद्योगों को धोखा देने वाला कहा। गुरुवार को राहुल ने अपने ट्वीट में कहा, मोदी सरकार के क्रोनी केंद्रित बजट का मतलब है मुश्किल दौर से गुजर रहे एमएसएमई के लिए ना तो कम ब्याज पर कोई कर्ज की व्यवस्था और ना ही जीएसटी में कोई राहत। यह भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के साथ विश्वासघात है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बजट को लेकर निराशा जताई। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने राजधानी दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य इलाकों में चल रहे किसान आंदोलन पर सरकार के रुख की आलोचना करते हुए राज्यसभा में कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है और किसी के ट्वीट करने से यह कमजोर नहीं हो जाएगा। मनोज झा ने यह बात देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना और सामाजिक कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया के संदर्भ में कही। महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े एंगल लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर में शहीद किसान की अंतिम अरदास में उनके आवास पर पहुंची और श्रद्धांजलि दी। प्रियंका ने मृतक किसान नवरीत सिंह के परिवारजनों से बातचीत की। आपको बता दें, रामपुर के किसान नवरीत की गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान मौत हो गई। प्रियंका के साथ किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत भी हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम के चलते पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान बिलासपुर क्षेत्र के किसान युवक की हुई मौत पर शोक जताने कई सियासी दिग्गज आज रामपुर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश भी मृतक नवरीत सिंह के घर पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें, 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने बताया था कि किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई। पुलिस ने इसका सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। हालांकि नवरीत के परिजनों ने पुलिस के इस दावे को खारिज किया था। नवरीत के परिजनों का कहना था कि उसकी मौत गोली लगने से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। आज से 100 साल पहले इसी दिन चौरी चौरा की घटना हुई थी, जो आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट इन्होंने जारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन देते हुए कहा कि चौरी चौरा के संघर्ष में किसानों की बड़ी भूमिका थी। पिछले 6 सालों में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। महामारी में कृषि क्षेत्र आगे बढ़ा, किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। किसान और सशक्त होगा तो अच्छा है। मंडियां किसानों के फायदे का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। मैं आप सबकी ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं
हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर के इस स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अमेठी के जिला प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने शिरकत की और मोहसिन रजा ने, आपको बता दें, अमर शहीदों को याद किया। जिला प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा के साथ डीएम अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह, सीडीओ अंकुर लाठर समेत कार्यक्रम में मौजूद समस्त लोगों ने वंदे मातरम की धुन पर सैल्यूट करते हुए अमर शहीदों को याद किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहे जाने के मामले में अयोध्या के निवासी वकील मुरलीधर चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका पर अपर जिला जज और सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, जिसको लेकर 26 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी अयोध्या कोर्ट में हाजिर होंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल लड़ाकू विमान खरीदी पर संबंधित दस्तावेज को फर्जी रूप से पेश किए जाने के आरोप के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अयोध्या के समाजसेवी ने राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या जनपद के न्यायालय में याचिका डाली थी। वहीं याचिकाकर्ता समाजसेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध राहुल गांधी ने अपमानजनक शब्दों और गाली का प्रयोग किया। दामोदर दास मोदी जी के विरुद्ध राहुल गांधी जी ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए राफेल सौदे में घोटाले का आरोप लगाया और उनको काफ़ी अपशब्द, चोर जैसे तमाम शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई और समस्त अयोध्या वासियों की भावनाएं आहत हुई। इसके क्रम में हमने एक बात दायर किया, जिसमें एडीजे फर्स्ट पूजा सिंह के यहाँ से राहुल गांधी जी को 26 मार्च के लिए समन कर लिया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से हम स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दुनिया के सबसे अच्छी पॉलिसीज में गिना जाता है इसको, उसे अब लग के अपने को लागू करवाना है। इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने अपने लिए एक बहुत एम्बिशियस विजन रखा है, एक बहुत एम्बिशियस सोच रखी है कि हमें दिल्ली में प्रदूषण को, जो वाहनों से, व्हीकल से प्रदूषण हो रहा है, उसको काफ़ी कम करना है। और हमारा टारगेट है, हमारा विजन है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसमें कम से कम 25% व्हीकल जो हैं वो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। अपने को इस तरह से पूरा खाका तैयार करना है। इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसमें सब्सिडी का प्लान बनाया है। जैसे अगर आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर खरीदते हैं तो लगभग 30,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 4 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और ये सब्सिडी भी खरीदने के 3 दिन के अंदर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल को और ज्यादा अधिकार देने वाले बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में, आपको बता दें, एलजी के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है। यह बिल इसी सत्र में पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसमें उन विषयों का उल्लेख है जो विधानसभा के दायरे से बाहर आते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह संशोधन गवर्नेंस को बेहतर करने और एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव कम करने के लिए किए जा रहे हैं। अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 के फैसले के बाद स्थिति जो है वह स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई।
संशोधन के मुताबिक अब विधायी प्रस्ताव एलजी के पास कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले पहुंचाने होंगे। आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली के उपराज्यपाल को कई अधिकार मिले हैं। इसी अधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार कई बार विरोध जता चुकी है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को झटका दिया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वे भी बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 किलोग्राम 200 ग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में ये 694 रुपए से बढ़कर अब 719 रुपए का हो गया। कोलकाता में इसका दाम 720 रुपए 50 पैसे था, जो अब 745 रुपए 50 पैसे हो गया है। और चेन्नई में ये 710 रुपए से बढ़कर 735 रुपए का हो चुका है। इसके पहले 15 दिसंबर को भी इसकी कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया था। 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की कमी आई है। देश की राजधानी दिल्ली में यह 1539 रुपए से कम होकर 1533 रुपए का हो गया है। वहीं राजस्थान में बीते 2 दिनों से लोगों को शीतलहर से राहत मिल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम पलट सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने जयपुर समेत 8 जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही कुछ जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों के जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हालांकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 6 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न भागों में बरसात के साथ कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इससे सर्दी फिर से बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर में हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। देश की जनता इनको जवाब दे रही है और सही जवाब लोकतंत्र के अंदर देने का स्थान और लेने का स्थान जनता की अदालत में होता है। और मैं कह रहा हूं, जिन भी राजनीतिक दल के भाजपा विरोधियों को, मोदी विरोधियों को ये लगता है कि हम किसान विरोधी हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आए हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ें और बताएं कि हम किसान विरोधी हैं और किसान हमारे साथ है कि उनके साथ है, उनको पता चल जाएगा। किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसान की भलाई के लिए जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश के अंदर हुआ है, मैं किसान का बेटा हूं, इस बात को जानता हूं कि किसान की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर एक वर्ष में 6,000 रुपए दिया जा रहा है। किसान को अब उर्वरक के लिए लाठी नहीं खानी पड़ रही है। किसान को बीज की, खाद की, सोइल टेस्टिंग की इतनी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके कारण से किसान हर प्रकार से आगे ही बढ़ता जा रहा है। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में यह कृषि का क्षेत्र एक तरह से किसानों के लिए इतनी आमदनी का आधार बन जाएगा कि जो आज छोड़ करके भाग रहे हैं कृषि का क्षेत्र, आने वाले समय में जो दूसरा क्षेत्र चुने हैं आमदनी के लिए, वह सारे लोग फिर से कृषि के क्षेत्र में, जैसे पहले हम लोग बचपन में कहावत सुनते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भिक्षा भीख निदान, मतलब कि पहले खेती को ही सबसे उत्तम कारोबार माना जाता था और व्यापार को 2वें दर्जे का, नौकरी को 3रे दर्जे का और भिक्षा को तो 4थे दर्जे का माना जाता था। आज वह परिस्थिति फिर से आई है कि खेती मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उससे सबसे अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। जी सर, वही अमेरिका ने वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में देशव्यापी निजीकरण का विरोध में प्रदर्शन किया गया। नेशनल कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय शासन विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के घाटे और उपभोक्ताओं को सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है।
सरकार द्वारा करी जा चुकी है। पिछली बार भी झूठ बोल के, झूठे आंकड़े पेश करके कोरोना के नाम पे सत्र को ख़त्म करा गया। प्रदेश की जनता के मूल मुद्दों से के ऊपर कैसे ध्यान बटाया जाए और कैसे लूट सके तो लूट और माफिया राज प्रदेश में चलाया जाए, और जिससे पैसा उगा के सरकार चुनाव लड़ने का काम करे, यही काम बीजेपी की सरकार का बचा है, ना कि जनता के प्रति कोई दायित्व। हमारी कोशिश है सत्र चले, जनता के मुद्दे आए और जनता के भले के कुछ काम हो। जैसा कि गांधीनगर भूरिया जी ने जो बयान। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में खनन माफिया सरकार को चूना लगाने में लगे हैं। आपको बता दें, बांदा जिले के सादी मदनपुर खदान शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से खंड हुआ था, लेकिन अवैध तरीके से खनन होने के कारण खदान में मोरम नहीं बची, तो अधिकारियों की सांठ-गांठ से बगल के खंड में अवैध खनन का कार्य जारी है। कई बार प्रशासन को इस मामले की सूचना दी गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांदा जिले के बॉर्डर के खदान होने के कारण रात और दिन में हजारों गाड़ियां ओवरलोड और बिना रॉयल्टी के फर्राटे भरती नजर आती है, और सरकार को चारों तरफ से नुकसान पहुंचाने की खनन माफियाओं की योजनाएं बनती हैं। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक में। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखाते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त में रामपुर पहुंची हुई हैं, और आपको बता दें शहीद किसान से ये इस वक्त में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हुई हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में जान गंवाने वाले नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी इस वक्त में रामपुर में मौजूद हैं। किसान नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर पहुंची हुई है। किसान के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त में रामपुर में मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो भी इस वक्त में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी किसान की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए रामपुर पहुंची हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास इस वक्त हो रही है, और इसमें प्रियंका गांधी मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी से राम गोविंद चौधरी भी मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में इस वक्त विपक्ष के कई नेता जो हैं मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के शाहपुरा में 30 साल पहले बसी हुई कॉलोनी को शाहपुरा नगर निगम ने नोटिस अवैध निर्माण घोषित कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शाहपुरा नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष नवीन चौबे ने कहा, ये मकान पिछले 20 सालों से बने हैं, अगर निगम को कार्रवाई करनी थी तो उसी समय की जानी चाहिए थी, और पूरे मामले में जितने दोषी मकान बनाने वाले हैं उतने ही दोषी निगम कार्यालय के वो अधिकारी भी जिन्होंने मकान बनाने की अनुमति दी थी। नगर निगम ने पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे शाहपुरा कॉलोनी में कुछ नोटिस बांटे हैं, जिसमें उनने 20-20, 30-30 साल पुराने भवनों को
अवैध निर्माण घोषित कर दिया है और उनसे बोला है कि भैया अपने दस्तावेज लेकर आओ, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करनी आए। तो हमारा ये कहना है कि पिछले 30-35 वर्षों से मकान बने हुए हैं, 15-15, 20-20 साल उनको बने हो गए हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो उसी टाइम करनी थी, और अब अगर आप नोटिस दे रहे हो तो जितने दोषी आप मकान मालिक को मान रहे हो उतने दोषी उस निरीक्षण अधिकारी भी हैं जिनने उस टाइम आपको परमिशन दी थी मकान बनाने की। हमारी ये मांग है कि इस प्रकार की जबरन की वसूली जो आप कर रहे हो, चौथ वसूली टाइप का, ये तुगलकी फरमान वापस लें, नहीं तो आज हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन करा। हम उधर पंजाब के संगरूर में पिछले लगभग 30 दिनों से लगातार बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापक अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने बैठे हैं। अध्यापकों के अनुसार भूख हड़ताल पर गुरुवार को उनका तीसरा दिन है। वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री और सरकार की ओर से कोई भी हल निकलने की बात सामने नहीं आई। हर बार बैठक की जा रही है, लेकिन बैठक में कोई भी हल नहीं निकल रहा है, जिसको लेकर पूरे बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापकों में रोष है। फिलहाल अध्यापकों की रणनीति है कि 7 फरवरी को वे शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला के घर का घेराव करेंगे। लगभग 30 दिन सानू हो चुके हैं जी इत्थे प्रदर्शन करते हुए, तो सरकार आ जिहड़ी मीटिंगां सद्दी तो हैगी पर साडा कोई भी उक्ता हल नहीं करती। तो असीं ने अक के इत्थे की भुख हड़ताल आ जिहड़ी शुरू कीती सीगी, तो हुण असीं इहनूं हो सकदा जे सरकार ने साडा कोई भी हल ना कढिया तो इसनूं असीं मरण वरत दे विच जिहड़ा अगे बदल देवांगे। आने वाले दिनों में थोड़ी की रणनीति रहने वाली है जिहड़े हुण दिन आउणगे? फिलहाल तो असीं अनाउंस किया है भी 7 फरवरी नूं जिहड़ा असीं विजेंद्र सिंगला की कोठी का घेराव करन जा रहे हैं। हो सकता है तो असीं होर भी जिहड़े गुप्त एक्शन नेगे वो जल्दी तो जल्दी करांगे। की मंगां ने? साडी मुख्य मंग है जी ईटीटी नूं प्रैफरेंस दी। ईटीटी 2364 सरकार ने भर्ती कड्ढी हैगी, पर उहदे विच सिੱਖਿਆ वलंटीयर ईजीएस वाले या फिर बीएड वाले सारे बराबर भर्ती करी जांदे आ। सरकार की आ आपदे चहेतिਆਂ ਨੂੰ की आ सैट करन ते लगी हुई आ। मसला की हैगा जी, गरीब नौजवान नूं रोजगार दा जिन्हें ईटीटी दे टैट क्वालीफाई कीतागा असल दे विच उस नूं इह पोस्टां दे विच नहीं विचारिया जिहड़ागा जा रिहा। ते विचारिया किन्हां नूं जा रिहा? सरकार दे आपदे चहेतिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ बीएड कैंडीडेट्स ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ भी ईटीटी 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ईटीटी ਨੂੰ ही पैसों की लालच में आपराधिक घटनाएं आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन कुछ पैसों की लालच में बेटे ने बाप की हत्या की घटना को अंजाम दिया, ये बहुत ही कम सुना होगा। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां कुछ पैसों की लालच में कलयुगी बेटे ने अपने बाप की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद हत्यारे ने खुद पुलिस को गुमराह करने के लिए 112 पर फोन करके बताया कि उसके पिता की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और गहनता से छानबीन की, जिस पर पुलिस ने सुकई गुप्ता को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया, जहां कड़ाई से पूछताछ करने पर पुत्र ने अपने पिता की हत्या की बात को कबूला। कातिल बेटे ने बताया कि पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पिता की हत्या की। दत्तनगर बिसेन गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि ईश्वरदीन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 62-63 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई है, अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई है, तथा उनके कमरे से कैश बदमाश लेके भाग गए हैं। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची और जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी, और पूरी जब छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक को उनके ही पुत्र, जिनका नाम सुकई है, उसी ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी को छुपा दिया था। और जिस रुपए के लूटे जाने की सूचना दी गई थी वो कैश भी जो आरोपी है उसके कमरे से बरामद हो गया। पूछताछ में जब ये बात सामने आई कि जो आरोपी है वो मृतक से पैसे की डिमांड करता था और 1 लाख रुपए की डिमांड उसने हाल में ही रखी थी, जिसमें वो टेम्पू एक खरीदना चाहता था। उसके पिता इस डिमांड। उधर राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। चोरों ने जोजावर गांव में 7 मकानों के ताले तोड़े, तो वहीं 3 महीनों में जोजावर गांव में लगातार 6 बार चोरी की वारदात सामने आ रही है। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और गहने चुराए। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और गांव वासियों ने पुलिस चौकी का घेराव कर रखा है।
वहीं कांकेर में नक्सलियों के मंसूबों को जवानों ने विफल करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल बीएसएफ और डीएफ के जवानों का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है और सर्चिंग के दौरान ही जवानों को चर्रे मर्रे जलप्रपात के पास 2-2 किलो के 2 आईईडी बम बरामद हुए, जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने मौके पर डिफ्यूज कर दिया। ये पूरा मामला आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर नक्सली साजिश को एक बार फिर से जवानों ने नाकाम कर दिया। हालांकि जलप्रपात घूमने आए सैलानियों में इस वक्त दहशत का माहौल बना है। उधर मुंबई में दूध की थैली में पानी की मिलावट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार युवक नामचीन कंपनियों की दूध की थैली में, आपको बता दें, दूध निकालकर उसमें पानी मिलाकर मोमबत्ती की मदद से थैली फिर से पैक करके बेचता था, जिसकी जानकारी क्राइम ब्रांच यूनिट को लगी तो इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 12 की टीम ने अन्न और औषधि प्रशासन की टीम के साथ छापा मारकर 231 लीटर मिलावटी दूध को बरामद किया। पकड़े गए दूध की कीमत 10,464 रुपए है। डूंगरपुर में एक मां ने ममता को शर्मसार किया है। दरअसल 2 दिन पहले जनजातीय बाहुल जिले डूंगरपुर के जिला मुख्यालय पर एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया था। उस नवजात ने 2 दिन तक एसएनसीयू वार्ड में मौत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मौत के आगे जिंदगी हार गया। नवजात प्री मैच्योर थी और जब से नवजात को अस्पताल में भर्ती किया गया तभी से उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों द्वारा की गई बहुत कोशिशों के बावजूद उसे बचाया ना जा सका। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात मां के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए छानबीन को शुरू कर दिया है। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पेश कुमार जैन पीएमओ हॉस्पिटल डूंगरपुर में कार्यरत हूँ। एक्चुअली बच्ची हमको मिली थी, नवजात शिशु, उसका वजन बहुत कम था और उसको सांस की तकलीफ भी थी। तो जैसे वो जो मिली थी थोड़ी ठंडी अवस्था में थी, तो जैसे ही मिली हमने उसको हमारे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया था। ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड वगैरह चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बच्ची की हालत थोड़ी डिटोरेट होती गई। तो हमने हमारे पास जितने भी संसाधन थे उसको यूज़ किया। हमने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, डोपामिन, डोबुटामिन, सारे इंजेक्शन वगैरह चालू किए, लेकिन अल्टीमेटली बच्ची नहीं रही क्योंकि उसको सांस की तकलीफ बढ़ती गई। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।